Switch on your camera. We are already 10 minutes late, so today I'll not be wasting time into this. You all need to switch on your cameras. Switch on your cameras, beta. Today we are already late, so I'll not be wasting time into this. I'll just entering students one by one, and then we will start. If you have got any question regarding the topics we discussed yesterday, the stock flow, this difference between stock and flow, difference between real flow and money flow, anything you would like to ask, you can ask. Anything anybody would like to ask is more than welcome to ask. Anything you would like to ask, you can ask, beta. Regarding the topic we discussed yesterday, उसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आप नहीं समझ पाए हैं तो पूछ लीजिए. आज हम एक छोटी सी टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो उससे भी वो इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंटरेस्टिंग है. आपकी नॉलेज भी उससे इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी यूज टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर. जो सबके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. हम बाजार में जाते हैं तो अक्सर ये पूछ लेते हैं कि भाई कोई शॉपकीपर होता है, कोई भी सेल्स पर्सन होता है, कि इसका कॉस्ट क्या है. इकोनॉमिक्स में कॉस्ट दुकानदार को नहीं पता होती. दुकानदार को क्या पता होता है? दुकानदार को प्राइस पता होता है. तो एक जनरल आदमी के लिए, एक लेमैन के लिए कॉस्ट एंड प्राइस दोनों का मतलब एक ही होता है. लेकिन इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोलते हैं एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन. वीर प्रताप धालीवाल, रमनदीप, महक, रिदम ऋषि, राजवीर, रिदम ठाकुर, सिमरनप्रीत, आकाश लुभाना, जसकरण, तो ये चीज होती है. ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं. तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपने अपना पेन और रजिस्टर अपने साथ रखना है. मैं क्लास की तरह डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखते रहेंगे. हेडिंग लिखेंगे, आप लोग लिखिए बेटा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. आज क्योंकि मैं स्कूल में नहीं हूं तो आई जस्ट बी स्पीकिंग एंड यू विल बी राइटिंग. We will just discuss things. Domestic territory of India. अभी काम आदमी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि भाई इंडिया का नक्शा उसने देख लिया और बता दिया कि सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है. ऐसे ही होता है कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है. बट जनरली अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री इज अ मच वाइडर कंसेप्ट. सिर्फ उसमें वो चीज नहीं होती है जो हमें मैप में दिखाई देती है. इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो मैप में नहीं दिखती हैं लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी का पार्ट होती है. क्लियर? तो फर्स्ट लिखिए, आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें. फर्स्ट पार्ट लिखिए बेटा, इट इंक्लूड्स, और कैमरा इस बार अगर आप ऑफ करेंगे तो मैं आपको बगैर वार्निंग के, बगैर बताए क्लास से रिमूव कर दूंगा बेटा. फिर कल मिलना आप मुझसे. मैं लास्ट बार बता देता हूं, ये ऑन ऑफ का सिस्टम ना करें. रिदम ऋषि, सिमरनप्रीत, महक और रमनदीप, बेटा ऑन ऑफ का इशू ना करें मेरे साथ प्लीज, है ना? हाँ. It includes geographical boundaries of a country. It includes geographical boundaries of a country.
इट इंक्लूड्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, जो कि हम सभी को पता होता है कि भाई ये नक्शे में दिख रहा है तो ये इंडिया का पार्ट है या इंडिया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट यहां से अब हमारा स्टार्ट होता है। अब आप लोगों में यानी कि पंजाब में तो ये बात सबको पता होती है, और कहीं पता हो ना हो। क्या बात पता होती है पंजाब में सभी को? क्योंकि हम यहाँ पे वीजा लेने जाते हैं, है ना। और वीजा लेने के लिए कहाँ पर जाते हैं? मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अनम्यूट करके। अगर मुझे वीजा चाहिए, बेसिकली तो मुझे कनाडा का ही वीजा चाहिए क्योंकि वो पंजाब का दूसरा हिस्सा है। लेकिन अदर देन कनाडा, हाँ, मुझे अगर अमेरिका का वीजा मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे भी मेरा काम चल जाएगा। कहीं मेरी बात नहीं बनती है तो फिर मैं दुबई भी चला जाऊंगा, है ना। लेकिन इन सभी कंट्रीज में जाने के लिए मुझे वीजा चाहिए होता है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, चाहते तो सभी अमेरिका जाना है, और वो एक हरे कलर का कार्ड होता है। वो हरे कलर का कार्ड नहीं होता, सिर्फ उसे बोलते हैं ग्रीन कार्ड। किसी ने देखा है ग्रीन कार्ड? देखिएगा नेट पे, वो हरे कलर का नहीं होता है, उसे इसलिए ग्रीन कार्ड नहीं बोलते कि उसका कलर ग्रीन होता है। चलिए, तो अगर मुझे किसी भी कंट्री में जाना है तो मुझे मुझे वीजा चाहिए होता है। तो वीजा मुझे कहाँ से मिलता है ये पूछ लेते हैं, किसी किसी लड़के से पूछते हैं, उन्हें ज्यादा चॉइस इस चीज की वो होती है। आकाश लुभाना, अनम्यूट करो बेटा, आकाश लुभाना, अनम्यूट करो। द बॉय विद दिस ब्लू टर्बन लुकिंग स्मार्ट। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अगर मुझे कनाडा जाना है, मतलब आपको, तो आपको वीजा के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वीजा कहाँ मिलता है? कनाडा? कहीं भी जाना हो वीजा के लिए बेटा कहाँ जाना कनाडा होगा? हाँ जी, हाँ जी, एम्बेसी। एम्बेसी जाना होता है। वेरी गुड, शाबाश, एम्बेसी। हाँ वेरी गुड। चलिए, तो यानी कि वीजा अगर मुझे लेना है तो मुझे एम्बेसी जाना होगा, है ना। अब आपको जब एम्बेसी का पता है तो हम लोगों को इतना भी पता है। अमित पाल सिंह, पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा, घर में बाद में बात करना, पूरे दिन तुमने घर में ही रहना है। अगर मुझे, आपको ये भी पता होगा कि अगर मुझे वीजा लेने के लिए एम्बेसी जाना है तो बेसिकली दो चीजें होती हैं यहाँ पर, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। ये कंसेप्ट्स हैं, ये आपको ऑल टुगेदर लाइफ में वैसे भी काम आएंगे। अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अमेरिका कितना बड़ा कंट्री है, ज्योग्राफिकली मोर देन 7 टाइम्स बिगर। इंडिया से कितना बड़ा है अमेरिका? अब अमेरिका के अगर ईस्ट कोस्ट से आपको वेस्ट कोस्ट पे जाना हो तो बस में या गाड़ी में जाएंगे तो 24 घंटे से भी ज्यादा लगेंगे आपको, है ना। इंडिया में भी अगर मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो, या गुजरात से अहमदाबाद से मुझे मणिपुर जाना हो, तो 24 घंटे में नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं ट्रेन से नहीं पहुंच पाती 24 घंटे में, कार से तो मैं कैसे पहुंचूंगा? तो कितनी वाइड एंड बिग कंट्रीज होती हैं। अब उसमें अगर एक ही एम्बेसी बना दी जाए, सपोज कर लीजिए, क्योंकि हम लोग तो पंजाब में रहते हैं, अब अगर हमें वीजा लेने के लिए जाना है तो वैसे तो फिलहाल जलंधर से हमारा काम चल जाता है ना। फिर चंडीगढ़ से भी काम चल जाता है, और यहाँ पे अगर नहीं मिलता वीजा, कोई हमारा केस फंस जाता है, तो फिर हम दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन एक इमेजिन कीजिए, एक सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो चेन्नई से चले हैं, और वो कनाडा का वीजा लेने के लिए दिल्ली आए हैं। दिल्ली में उनका एप्लीकेशन देखने के बाद बोलते हैं कि भाई यू नीड टू कम अगेन आफ्टर 6 डेज। अब सुब्रमण्यम स्वामी क्या करेंगे? वो 6 दिन बाद वापस आएंगे, मतलब वो वहां से उनका काम खत्म। अब दिल्ली में तो वो किसी को जानते नहीं है, तो 6 दिन बाद अगर उन्होंने वापस आना है तो क्या करें? वहां से चेन्नई चले जाएं, फिर चेन्नई से वापस दिल्ली आए, और इसी में उनके 4-5 दिन निकल जाएंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, लॉजिकल है, वो सोचते हैं कि मैं यहीं कोई सस्ता सा कमरा किराए पे ले लेता हूँ, 5-6 दिन में दिल्ली की साइट सीइंग कर लूंगा, फिर अपना केस देख लूंगा क्या होता है एम्बेसी में। ऐसे होता है ना। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट देयर आर वास्ट जियोग्राफिकल डिस्टेंसेज और डिफरेंसेज। अब ऐसे में जो कंट्री वीजा इशू करने वाली है, लाइक कनाडा, वो इस चीज को समझती है कि दूसरी कंट्री में जाके हमने अपना अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, एक मेन ब्रांच होती है, उसकी सब ब्रांच हो जाती है। ऐसे देखा है आपने, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, कंपनीज होती हैं कि एक मेन ब्रांच होती है, बाद में उसकी फिर फ्रेंचाइजी भी ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे ही कंपनीज क्या करती है, कंट्रीज क्या करती हैं बेटा, एक मेन हमारी एम्बेसी होती है, और फिर उस एम्बेसी से कनेक्टेड क्या होती हैं, कॉन्स्युलेट्स होती हैं, CONSULATES, कॉन्स्युलेट्स। तो जब आप कनाडा का वीजा लेने के लिए चंडीगढ़ या जालंधर जाते हैं तो ये एम्बेसी में नहीं जाते हैं आप कहां पर जाते हैं? आप कॉन्स्युलेट में जाते हैं। समझ रहे हैं दोनों का डिफरेंस? एम्बेसी इज मेन ब्रांच एंड कॉन्स्युलेट्स आर इट्स फ्रेंचाइजीज और सब ब्रांचेस और स्मॉल ब्रांचेस। ये दो टाइप से कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री में ऑपरेट करती है।
अब कनाडा की जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट जालंधर में है या दिल्ली में है या मुंबई में है या चंडीगढ़ में है या कहीं भी है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, वो सभी जो हैं सिचुएटेड तो इंडिया में है। अब इस वर्ड को आपने इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना है। अभी तक तो मैंने आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाई थी, अब हम अपने सिलेबस की बात करेंगे। जितनी भी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज होती हैं किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया की एम्बेसी है कनाडा में, इंडिया की एम्बेसी है अमेरिका में, इंडिया की एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, एक कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स दूसरी कंट्री में होती हैं, वो दूसरी कंट्री में सिचुएटेड होने के बाद भी होस्ट कंट्री का पार्ट समझी जाती हैं। दूसरी कंट्री में होने के बाद भी होस्ट कंट्री का पार्ट समझी जाती हैं। याद रखनी है ये बात आपको। वो हालांकि होस्ट कंट्री में है, वो होस्ट कंट्री में है, लेकिन वो काइंड ऑफ एक कंट्री में है, लेकिन वो जो कंट्री जिससे वो बिलोंग करती है उसका पार्ट समझी जाती हैं। याद रखिए आप ये बात हमेशा। एक मिनट बेटा, चलिए हो गया काम। अब अगर मैं कहूं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी इकोनॉमी की जब हम इनकम को मेजर करते हैं बेटा, तो दो टाइप की इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हमने कैसे डिफाइन किया था? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री। अब ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये कंट्री से बाहर होने के बाद भी विद इन द कंट्री आता है। समझ रहे हैं? ये कंट्री से बाहर होने के बाद भी हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, इंडिया से तो बहुत दूर है, लेकिन जो भी इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होने के कारण इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट समझी जाएगी। इसलिए हम आज इसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स जो हम आज लिखने वाले हैं अभी, वो इंडिया से बाहर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, समझे जाते हैं। उनसे होने वाली इनकम को हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन पूछने का टाइम है। एनीथिंग, जितना मैंने आज अभी आपको 10 मिनट में बताया है, कुछ आपने पूछना है पूछ लीजिए। अमित पाल सिंह, अर्शप्रीत, मनवीर सिंह, रमनदीप सिंह, पूछिए बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक हाथ मैंने देखा खड़ा हुआ। और देखिए डेली डेली एक ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना होता है, तो इट इज जस्ट नॉट लाइक भाई आप लोग भी पूछा कीजिए ना, बाकी जो होते हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपने अपनी बुक में देखना है तो ये चैप्टर नंबर 2 में है। तरुण जोत, फिर तुमने कैमरा स्विच ऑफ कर लिया। तुम इतने स्मार्ट लगते हो दिखने में, फिर क्यों कैमरा स्विच ऑफ करते हो? कोई क्वेश्चन बस एक ही है, और कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मुझे, फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगा। सुखताप सिंह, थोड़ा सा बुक भी देख लो बेटा, चैप्टर नंबर 2 में है ये तो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये चैप्टर नंबर 2 में है। एक बार देख लीजिए आप लोग इसे पहले। एक बार चैप्टर नंबर 2 भी देख लीजिए। रिदम ठाकुर, पानी पी लो थोड़ा सा। मैं सब पे नजर रखता हूँ बेटा, आप ऐसा मत सोचा करो मैं सबको देखता रहता हूँ। देख लो चैप्टर नंबर 2 एक बार। चलिए फिर हम ऋतिक से ही पूछते हैं। ऋतिक अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, पूछिए बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे डोमेस्टिक, हाँ जी सर, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी होता है। एनडीपीएफसी, हाँ जी। तो सर उसमें अब्रॉड की इनकम थोड़ी ना आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक और नेट पर जाने पर एनएफआईए प्लस होता है। हाँ हाँ, लेकिन ये मेरा मसला डाउट ये था। है कि एनएफआईए हम इसलिए इसमें प्लस नहीं करते, वो एक टेक्निकल बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ फिर भी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
लेकिन जो पॉइंट हम अभी लिखने वाले हैं 2-3, उन्हें हम अब्रॉड में कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसलिए जब हम उन्हें अब्रॉड में कंसीडर नहीं करते, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर करते हैं, तो उनसे होने वाली इनकम को भी हम डोमेस्टिक इनकम में ही इंक्लूड करते हैं, ना कि नेशनल इनकम में। ये इकोनॉमिक हमने डिसाइड किया हुआ है इकोनॉमिकली कि हम इसे डोमेस्टिक इनकम में ही कंसीडर करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर करेंगे। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। कभी स्कूल खुलेगा तो मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। ठीक है इसका सर, एक थैंक छोटा यू। सा एग्जांपल मैं आपको अभी दे देता हूं वैसे, ताकि आप थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करें। सॉरी, अगर आप किसी एम्बेसी में, सपोज कर लीजिए ऑफिसर हैं या क्लर्क हैं, किसी इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आपसे कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है कनाडा में या अमेरिका में, आप वहां की एम्बेसी में इंडियन है ना, यहां से आप गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं, तो आप पर जो केस होगा और जो भी मुकदमा होगा वो कनाडा या अमेरिका में नहीं होगा, आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा और आप पे इंडिया में मुकदमा चलेगा। आपको इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी समझते हैं? हाँ, आप लोग अगर कभी जालंधर या चंडीगढ़ में आपने देखा भी होगा तो जो एम्बेसी की गाड़ियां होती हैं उनकी जो नंबर प्लेट होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है, ब्लू कलर की। कभी देखिएगा, वो अपने यहाँ का नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उन्हें इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि वो जो एम्बेसी सिचुएटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, और वहां पे अगर कुछ क्राइम हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि इस आदमी को आप वापस इंडिया भेज दीजिए या उसकी होस्ट कंट्री में भेज दीजिए वापस, और उस पर वही मुकदमा चलेगा। अभी क्या हुआ था पिछले 4-5 साल पहले, या ज्यादा हो गए होंगे, ये इटली है ना, तो इटली की एक शिप जा रही थी केरल के पास से, तो वहां पे उन्हें लगा कि जो केरलाइट हैं, जो मछुआरे हैं, जो मतलब मछली पकड़ते हैं, वो उनकी शिप के ज्यादा पास आ गए। उन्होंने मना किया कि आप हमारी शिप से दूर चले जाइए, वो नहीं गए, तो उन्होंने शिप के अंदर से गोली चला दी। उससे दो इंडियन मछुआरे मर गए थे। तो उन दोनों सेलर्स को पकड़ के पुलिस, उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले आए केरल में। लेकिन ये जो, क्योंकि एम्बेसी से ऑर्डर आया तो उन्हें फिर इटालियन एम्बेसी में रखा गया, तो वो 3-4 साल तक इटालियन एम्बेसी के अंदर रहे, और उसके बाद अब उन्हें इटली वापस भेज दिया गया है, और उनपे जो मुकदमा चल रहा है वो भी इटली में ही चल रहा है। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। चलिए लिखिए साहब, सेकंड पॉइंट लिखिए। एम्बेसीज, EMBASSIES, एम्बेसीज, consulates and military establishments and military establishments and military establishments of a country located abroad, of a country located abroad. थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, फिर मैं उसे डिस्कस कर देता हूं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, शिप्स SHIPS, ships and aircrafts owned and operated, owned and operated, owned, OWNED, owned and operated by normal residents, at international level, by normal residents at international level। और लास्ट पॉइंट लिखिए बेटा, गैस रिग्स, GAS गैस, स्पेस देके RIGS रिग्स, गैस रिग्स, कॉमा, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फ्लोटिंग जो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the
residents of a country operated by the residents of a country in the country in the international waters where they have exclusive right of operation, where they have exclusive right of operation. अब देखिए जितनी भी चीजें आप पहले एक बेसिक पॉइंट समझ लीजिए, फिर मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं ये सब इंडिया से बाहर सिचुएटेड होती हैं, लेकिन ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर होती हैं, इसलिए इन सभी जगहों पर होने वाली इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट समझी जाती है। ये तो है बेसिक लाइन जो आपने हमेशा याद रखनी है, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। ये जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं ये सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कंसीडर होती हैं, तो यहाँ पे जितनी भी इनकम होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कंसीडर होगी। क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने आपसे यही पूछना है, विल यू इंक्लूड द फॉलोइंग इनटू द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ओके, चलिए अब इसमें कुछ नए वर्ड आए हैं, कुछ पुराने वर्ड आए हैं, मैं उन्हें वन बाय वन पढ़ देता हूँ। एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स क्या होती हैं ये तो पंजाब में मेरे बताने से पहले भी सबको ही पता होता है, ठीक है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स भी आप समझते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जब एक गवर्नमेंट अपनी सेफ्टी के लिए या किसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन को कंसीडर करते हुए दूसरी कंट्रीज के पास या अपनी कंट्री से बाहर अपनी मिलिट्री को स्टैब्लिश कर देती है, जिसे हम सैनिक अड्डा भी बोलते हैं, मिलिट्री का अड्डा भी बोलते हैं, मिलिट्री का स्टेशन भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, फिलीपींस में, कोरिया में, जापान में और पैसिफिक ओशियन में अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बनाए हुए हैं, जहां पर एक दो नहीं कई कई हजार अमेरिकन जो पर्सोनेल होते हैं मिलिट्री के वो तैनात रहते हैं। तो वहां पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब आपने जेट एयरवेज का नाम सुना है, सबने सुना ही होगा। जेट एयरवेज है इंडिया की एक डोमेस्टिक कैरियर है। अब क्या होता है देखिए, जेट एयरवेज का एक एरोप्लेन या एक हवाई जहाज दुबई से उड़ान भरता है और लंदन चला जाता है। दुबई से स्टार्ट हुई वो फ्लाइट और लंदन, दुबई टू लंदन की फ्लाइट है, देन लंदन टू दुबई की फ्लाइट है। वो फ्लाइट ना तो इंडिया आई, ना उसका इंडिया से कोई मतलब है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट को का ओनर कौन है? जेट एयरवेज। जेट एयरवेज का ओनर कौन है, जरा मुझे नाम बताइए। बड़ा फेमस है, बिजनेस पर्सनैलिटी है। जेट एयरवेज का ओनर बता सकता है कोई? एनीबॉडी रेज योर हैंड। वेरी गुड, बिल्कुल मुझे यही उम्मीद थी और आप मेरी उम्मीद पे ना पूरा उतरते हैं डेली। मिस्टर नरेश गोयल इज द ओनर ऑफ जेट एयरवेज। आप लोगों के अंदर वैसे एक बात तो है कि आप उम्मीद पे ना पूरा उतरते हैं, और ये कोई कोई कर पाता है लाइफ में कि दूसरे की उम्मीद पे पूरा उतरना, ये बहुत बड़ी बात होती है लाइफ में, और आप इसमें हमेशा सफल होते हैं बेटा। तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, कीप इट अप। चलिए, तो मिस्टर नरेश गोयल जो हैं वो इंडियन हैं, ना तो वो फ्लाइट में बैठे ना वो फ्लाइट इंडिया आई, फिर भी ये जो जेट एयरवेज की दुबई टू लंदन की फ्लाइट है, इससे जितनी इनकम होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस एयरक्राफ्ट को ओन्ड कौन करता है? एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? तो यानी कि इस बात को आप ऐसे समझ लो देसी जबान में कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी का ओनर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडियन है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट समझी जाए। ठीक है। अब यहाँ पे आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछना था, वो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, खुद ही बता देता हूँ, आप लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जेट एयरवेज की ब्रांचेस भी तो हो सकती थी, और वो सिर्फ इसलिए है इंडिया की डोमेस्टिक इनकम क्योंकि जेट एयरवेज की और कोई ब्रांच नहीं है। अगर मैं XYZ कंपनी इंडिया में खोलता हूं और दुबई और लंदन में उसकी ब्रांच बना देता हूं तो फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं होगी। जेट एयरवेज का हेडक्वार्टर इंडिया में है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ वो एक फ्लाइट ऑपरेटेड कर रहा है दुबई टू लंदन। अगर जेट एयरवेज की सब्सिडरी हो जाती दुबई में
फिर वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट ना होता। और अगर आप मेरी बात को नहीं समझे हैं तो भी आपके नंबर कम नहीं आने वाले हैं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया करता हूँ, मेरी आदत है, पता नहीं। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझिए कि कोई इंडियन, अगर किसी इंडियन कंपनी का ओनर है और वो फ्लाइट या शिप समझते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस अभी भी शिप से होता है, जो पानी के जहाज होते हैं ना बड़े बड़े, हाँ उन्हीं से होता है अभी भी सामान, जो यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से एशिया, एशिया से अफ्रीका जो सामान जाता है वो अभी भी शिप्स में जाता है। ठीक है, तो अगर वो किसी इंडियन की शिप है तो वो कहीं भी चली जाए दुनिया में, उससे होने वाली जो इनकम होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या लिखा है, गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। गैस रिग्स का क्या मतलब होता है, एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा जिसे हम बोल देते हैं तेल का कुआं। सुना है तेल का कुआं, कि भाई ये सऊदी अरब में तो तेल के कुएं हैं, है ना। वो कुएं ऐसे नहीं होते कि हमने कुआं की तरह उसमें बाल्टी डाली और वो उससे ऐसे खींच के गोल गोल से उससे तेल निकाल लिया, फिर उसे अपनी गाड़ी में डाल के गाड़ी चला के चले गए, ऐसे तेल के कुएं नहीं होते वो। तो सिर्फ एक बोलने का तरीका होता है हमें समझाने के लिए, हाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो उसे गैस रिग बोलते हैं, गैस रिग। ठीक है, उसके बाद एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लिखा है, ये क्या है, ये शायद आप लोग तो शायद टीवी या मोबाइल यूज नहीं करते होंगे इतना, पढ़ाई में लगे रहते हैं हर वक्त, लेकिन अगर कभी आपने किया हो तो आपने वो देखा होगा, एक समुद्र में ना एक प्लेटफॉर्म खड़ा रहता है जिसपे ऊपर आग जलती रहती है, देखा है कभी किसी गाने में, सॉन्ग में, किसी मूवी में, किसी जगह पे, आपने नहीं भी देखा होगा देख लीजिएगा। हाँ, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी जो शैलो वाटर होता है, जो हमारे बिल्कुल समुद्र में थोड़ा सा अंदर जाने पे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, उसे शैलो वाटर बोलते हैं, है ना। वहां पे तेल होता है, समुद्र के नीचे तेल होता है वहां पे, उसे निकालने के लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो अगर वो ये दोनों चीजें, गैस रिग या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल वाटर में है, इंटरनेशनल वाटर कैसे कलर का होता है बताओ, एक तो डोमेस्टिक वाटर है जैसा आपके और हमारे घर में आता है, जैसे ये देखो खत्म हो गया, यहाँ पे वाटर मेरा नहीं है, थोड़ा सा है इसमें, दिख रहा है नीचे, ये तो वाटर है। इंटरनेशनल वाटर कैसा होता है, देखा है किसी ने इंटरनेशनल वाटर, किस कलर का होता है इंटरनेशनल वाटर बताओ। मुझे घूरना नहीं है ऐसे, सब एक साथ घूरोगे तो मैं डर जाऊंगा, जल्दी बताओ इंटरनेशनल वाटर कैसा होता है। इंटरनेशनल वाटर सेम कलर, वेरी गुड, ब्लू, वेरी गुड, एक मेरे पास अभी आंसर आया है ब्लू, नाम नहीं लूंगा मैं, ब्लू है, पानी 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 है, चलो सही है। ये गाना तो सुना होगा तुमने, नहीं सुना, तुम पढ़ाई में इतना लगे रहते हो, तुम्हें कहाँ गाने वाने का पता लगता हो। थोड़ी कम पढ़ाई किया करो, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया करो लाइफ में, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, विच इज नॉट पार्ट ऑफ माई कंट्री, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा खेल कूद भी लिया करो, इतना अगर पढ़ोगे बेटा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलो चलो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जब बताओ बेटा जल्दी से, वंशिका। सर क्वेश्चन नहीं, मैं वो आंसर देना था उसका, दो आंसर भी दो इंटरनेशनल बेटा। वाटर। सर जो हमारी इंडियन टेरिटरी जहाँ खत्म होती है, जो हमारी डोमेस्टिक हमारे मैप पर होती है, उसके बाद जो 200 किलोमीटर तक का वाटर होता है वो हमारे अंडर होता है, उसके बाद जो वाटर होता है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के अंडर आता है। वेरी गुड, बस थोड़ी सी गलती कर दी इस लड़की ने, सही है इसने। बेटा देखो जहां तक ये है ना इंडिया का नक्शा है, कि भाई आप किसी समुद्री इलाके में कभी गए हो घूमने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ, तो भाई ये हम यहाँ चले गए बॉम्बे, बॉम्बे में चौपाटी है, यहाँ पे हमें समुद्र दिख रहा है, उससे आगे है तो इंडिया लेकिन समुद्र है, जमीन नहीं है ना, यानी कि ओशियन है। तो इसने 200 किलोमीटर बताया है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है वो शायद 19 किलोमीटर होता है या 21 किलोमीटर होता है। और ये जो माइल्स होते हैं ना, मील जिन्हें हम बोलते हैं, किलोमीटर और मील, ये नॉटिकल माइल्स होते हैं, ये रेगुलर मील से बड़े होते हैं, इन्हें नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो उसके बाद एक पर्टिकुलर वहां से नापना शुरू कर देंगे जहां पे हम खड़े हैं इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, सपोज कर लीजिए 21 नॉटिकल माइल्स तक वो इंडिया का पानी है, इंडियन वाटर बोलेंगे उसे, कभी अगर आप न्यूज में या वैसे देखेंगे तो वो इंडियन वाटर है। सुरीना ध्यान से सुनना है बेटा, गर्दन की एक्सरसाइज बाद में करना, वो इंडियन वाटर है, ठीक है, वो इंडियन वाटर है। उसके अंदर अगर कोई उस साइड से आएगा तो उसे परमिशन लेनी होगी, जैसे वीजा लेना होता है ना दूसरी कंट्री में जाने का, तो उसे पहले फोन करना होगा कि हम यहाँ आपके
बॉर्डर पे खड़े हैं, वाटर वाले बॉर्डर पे खड़े हैं, अब हमें इंडिया में आना है तो हमें परमिशन दो। अगर परमिशन मिलती है तो अंदर आते हैं, परमिशन नहीं मिलती तो बाहर ही रह जाते हैं। वो डोमेस्टिक वाटर है। उसके बाहर इंटरनेशनल वाटर है, वहां कोई भी जा सकता है, कोई परमिशन की, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन उस इंटरनेशनल वाटर में भी सर्टेन पॉकेट्स होते हैं, सर्टेन एरियाज होते हैं जिनके राइट हम सर्टेन कंट्रीज को दे देते हैं। ये वो वाली बात है। तो अगर कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी हमने करनी है, इंटरनेशनल वाटर में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमें एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी बनी हुई है, इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है, वहां से परमिशन लेनी होती है तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कहीं भी कर सकता है। डोमेस्टिक वाटर्स में वीजा की तरह सिस्टम होता है, लेकिन वो वीजा जो होता है वो पेपर पे नहीं होता, वो टेलीफोनिक होता है, वायरलेस वीजा होता है। वो बता देते हैं कि हम इस कंट्री से आए हैं, ये हमारे जहाज का नाम है, ये इसकी ओनरशिप है और हमें अंदर आने की परमिशन चाहिए। जैसे पासपोर्ट होता है, वैसे ही हर पानी के जहाज का एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो वो सप्लाई करते हैं। फिर कंट्री सोचती है कि उन्हें परमिशन देनी है या नहीं देनी है, जनरली परमिशन दे दी जाती है। तो वो 21 नॉटिकल माइल्स या 21 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होता है बेटा, वो इंटरनेशनल वाटर होता है। सिर्फ ये डिफरेंस है, एक सर्टेन बाउंड्री तक कोई भी हमारी कंट्री में नहीं आ सकता, वरना अमेरिका क्या करेगा कि बिल्कुल बंबई में ही लाके एक जहाज खड़ा कर देगा, रिवॉल्वर मतलब एक कुछ भी करके। तो ऐसा उसे सेफ्टी के लिए वो 21 नॉटिकल माइल्स तक डोमेस्टिक वाटर होता है, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, और ये सब कंट्रीज के लिए सेम होता है। क्लियर? तो अब अगर आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई काम करना है, इंटरनेशनल वाटर्स में काम करना है, तो भी इंटरनेशनल वाटर में होने के बाद, क्योंकि लाइसेंस आपके पास है, तो वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट कंसीडर की जाएगी। ठीक है? और हमने क्या लिखा है इसमें, और कुछ बचता है? और कुछ नहीं बचता है। तो ये कुछ नई चीजें आज हमने सीख ली हैं। अब हमने बेसिक बात क्या याद रखनी है बेटा? हमने बेसिक बात ये याद रखनी है कि इन सभी एरियाज में, इन सभी जगहों पर जो आपने लिखा है, अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो उस कंट्री की, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कंसीडर होता है। ऑल्दो देखने में और सुनने में हमें लगता है कि ये तो इंडिया से बहुत दूर है, ये तो इंडिया से इतनी दूर है। जैसे इंडियन एम्बेसी इन केनिया, अगर हम देखें तो केनिया तो यहाँ से कई हजार किलोमीटर, सॉरी, यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है। फिर भी वो क्योंकि इंडियन एम्बेसी है, तो उसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक एक्टिविटी का पार्ट कंसीडर होगी, और उसे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये होता है डोमेस्टिक पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगी। इसमें हमने 4 पॉइंट लिखे हैं आज। ठीक है? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। एग्जामिनर ने आपसे ऐसे ही पूछना है, विल यू इंक्लूड द फॉलोइंग इनटू द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट? आप इसे इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, चलिए साहब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। क्वेश्चन पूछ लिया करो बेटा। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? आदित्य डडवाल, तुम ये क्या कर रहे हो अपने मोबाइल के साथ? एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? आकर्षिता ने कुछ क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट करो बेटा। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि पूछ लो बेटा जो पूछना था। आपकी आवाज ना क्रैक होती है, बेसिकली क्रैक हो रही है आपकी आवाज बीच बीच में। तो मैंने पूछना था कि जो दिल्ली में एम्बेसी है वो मेन एम्बेसी नहीं है? बिल्कुल मेन एम्बेसी है, लेकिन कहाँ की, ये तो पूछा ही नहीं आपने। कौन सी एम्बेसी, कहाँ की एम्बेसी? दिल्ली में 157 एम्बेसीज हैं। कौन सी एम्बेसी की बात कर रहे हो आप? सर जो मेन बनी है। मेन कौन सी कंट्री की बेटा? सब मेन ही होती हैं। दिल्ली में जो एम्बेसीज होती हैं वो सब मेन ही होती हैं, लेकिन वो दूसरी कंट्रीज की होती है ना। हाँ जी। हाँ जी, वो मेन ही एम्बेसी होती है बेटा।
एनीथिंग जहाँ एल्स? पे मैं गई थी सर वो काफी वो थी, उसमें जहाँ सारी पे आप गई कंट्रीज थी वो तो वैसे ही मेन हो गई होगी बेटा। कौन सी कंट्री की थी वो? सर अमेरिका में थी, पर बाकी सारी की भी साथ में थी ना। हाँ हाँ, आप तो अमेरिकन वाली में गई होंगी ना। हाँ जी। हाँ बेटा, वो मेन एम्बेसी थी। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? सब समझते हो तुम, वेरी गुड। ये तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल भी मुझे बहुत पसंद आता है। तुम एक बार कोई बात बता दो, तुम तुरंत समझ जाते हो उस बात को, पूछने की जहमत ही नहीं करते आप लोग। वेरी गुड, आई लाइक इट। बहुत अच्छा रहने वाला है हमारा ये साल पढ़ाई का, आप लोगों को देख के मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आपको एक बार कोई बात बता दी जाए तो आप तुरंत उसे समझ जाते हैं और एकदम से ग्रास्प कर लेते हैं उसे कि नहीं चलो ये तो मैं सीख गया, मुझे पूछने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी गुड बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विल सी यू टुमारो, सेम चैनल सेम टाइम, है ना। एंड आई विल बी सेंडिंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसमें आपने यही बताना है कि जो भी लिखा हुआ है ऊपर, उसे आप इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।